हेलो नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा चल रही थी मौर्य प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी उसके बारे में हमने आपसे जो है चर्चा किया था। तो हम अभी लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि मौर्य काल से में जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। और मुख्य रूप से मौर्य काल में जो कर थे वो कितने प्रकार के थे, कृषि कर जो था वो कौन सा था, तो और इसके साथ साथ में टैक्स कितना पड़ता था इसके बारे में जानकारी बताई। तो कई सारे इतिहासकारों ने जैसे मेगस्थनीज ने अलग बताया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो कर जो वसूल किया जाता था तो उसकी जानकारी कुछ दूसरी दी गई है। फिर इसके बारे में इस तरह से हमने जो है आपसे चर्चा किया मुख्य रूप से जो लगने वाले टैक्स थे मौर्य प्रशासन में, और सिंचाई कर वगैरह, सिंचाई कर को क्या कहा जाता था इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं कि मौर्य प्रशासन में कृषि कार्य होता था। तो अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जब हम आपको वैदिक काल पढ़ा रहे थे तब हमने आपसे बताया हुआ था कि जो मौर्य काल की कोई भी काल हो, किसी भी काल की अर्थव्यवस्था जो है किस पर टिकी होती है, वो कृषि पर टिकी होती है। कृषि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था को बढ़ाने में। तो अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य की भी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, कृषि पर। तो इस तरह से कृषि जो है मौर्य साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। वहीं पर जो कौटिल्य है तो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि मौर्य साम्राज्य में तीन प्रकार की फसलों का जो है तीन प्रकार की फसलों को उगाया जाता था। वो कौन कौन सी होती थी? वो तीन प्रकार की फसलें होती थी, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये तीन प्रकार की फसलों के उल्लेख किया है इन्होंने किसमें? अपनी पुस्तक जो इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसमें वर्णन किया है। अब इसके बाद में जो मेगस्थनीज है तो मेगस्थनीज ने इन्होंने तीन प्रकार की फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य किया है। वहीं पर जो मेगस्थनीज है तो इन्होंने कितने प्रकार की फसलों को उगाने का जो है उगाने के लिए बताया है, तो वो दो प्रकार की फसलों का वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिया में कितने प्रकार की फसलों को बताया है, तो दो प्रकार की फसलों को बताया है। तो इस तरह से जो अलग अलग जो इतिहासकार हैं, कौटिल्य ने कुछ बताया है, कौटिल्य ने बताया है कृषि तीन प्रकार की फसलों को उगाया जाता था, वहीं पर मेगस्थनीज ने दो प्रकार की फसलों को बताया है। अब हम बात करते हैं कि मौर्यों की देन क्या थी, कि इनकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मौर्य काल में जो आज हम पकी हुई ईंटों से घरों का निर्माण करते हैं या भवनों का निर्माण करते हैं, तो जो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया वो सबसे पहले कब किया गया? ये मौर्यों के समय पर किया गया। इसके पहले पकी ईंट का प्रयोग का साक्ष्य नहीं पाया गया है। तो अगर सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग पाया गया है तो वो कहाँ पर पाया गया है? मौर्य प्रशासन के अंतर्गत पाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है मानव मात्र के लिए। इसके बाद में छल्लेदार कुएं व वलय कूप का प्रयोग। कैसा? छल्लेदार कुएं व वलय कूप का प्रयोग। कुआं आप आई होप आप लोग समझते होंगे। सपोज दैट ये कुआं है, ठीक है, इस तरह से ये कुआं है और ये क्या है, ये यहाँ से तो ये उसकी जगत है। तो जो छल्लेदार कुएं का मतलब होता है ये घेरेदार इस तरह से ऐसे ऐसे करके मतलब मीन्स उतरने के लिए ये ऐसे ऐसे, आप जिन लोगों ने कुएं को देखा होगा तो ऐसे ऐसे करके इस तरह से गोल गोल जो है ईंटों के माध्यम से इनका निर्माण किया गया था ताकि कुएं में आसानी से उतरा जा सके। तो इसी को कहते हैं क्या? वलय कूप या छल्लेदार कूप। क्या कहते हैं? छल्लेदार कुआं या फिर वलय कूप। अगर इसकी हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? इनको कहते हैं वलय कूप या छल्लेदार कूप। तो ये भी मौर्यों की ही महत्वपूर्ण देन थी। क्लियर हुआ? तीसरी चीज क्या आती है कि सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर
कृषि कार्य के लिए दासों को लगाया गया था, कि कृषि कार्य जो कराया जाता था वो दासों के द्वारा कराया जाता था। इसके पहले जो कृषि का कार्य दास लोग नहीं किया करते थे, ये लोग क्या करते थे, सिर्फ घरेलू काम करते थे और जो सम्राट होते थे उनकी जो है सेवा करते थे, लेकिन कृषि कार्य में दासों को नहीं लगाया गया था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम कृषि कार्य में दासों को कब लगाया गया, तो ये मौर्य काल की देन है। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है, यहाँ पर ये लोग कैसे मृद भांडों का प्रयोग करते थे, तो उत्तरी काले पालिशदार मृद भांडों का प्रयोग करते हैं। मृद भांड आई होप समझते होंगे आप लोग। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन जो है कैसा होता था, काला पालिशदार, मतलब काले रंग का होता था और उसमें पॉलिश किया हुआ होता था। क्लियर हुआ। और क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस समय जो है बहुत वृद्धि देखने को मिली। किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि देखने को मिली। फिर इसके बाद में मेगास्थनीज जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में जो है, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, तो इसमें महिला चिकित्सकों के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें, अर्थशास्त्र में महिला चिकित्सकों का वर्णन किया गया है। और इसके बाद में शव विच्छेदन का भी उल्लेख किया गया है। शव विच्छेदन मतलब कि पोस्टमार्टम से संबंधित जो सूचनाएं दी गई हैं वो किसमें दी गई हैं, तो वो अर्थशास्त्र में दी गई हैं। इसके बाद में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है स्थापत्य के क्षेत्र में, कि चट्टानों को काटकर स्थापत्य का निर्माण अगर किया गया तो वो कब किया गया, वो मौर्यों के समय में ही किया गया। क्लियर हुआ। इसके बाद में क्या है कि लेखन कला की सबसे पहली बार शुरुआत का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये मौर्यों के टाइम से ही मिलता है। तो ये थी मुख्य रूप से मौर्यों की दीन कौन कौन सी थी, कि ईंटों का पकी हुई ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम इसी समय हुआ है। फिर छल्लेदार कोपों का प्रयोग कब हुआ है, इसी समय हुआ है। फिर चिकित्सा में भी सबसे ज्यादा इसी समय वृद्धि हुई। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की, उसमें महिला चिकित्सकों के बारे में दिया गया है और पोस्टमार्टम से संबंधित साक्ष्य भी इसमें पाए गए हैं। इसके बाद में क्या आता है कि चट्टानों को काट करके स्थापत्य निर्माण की कला अगर आई तो कब आई, तो ये मौर्यों की ही देन थी। और सबसे लास्ट और अंतिम कि लेखन कला की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पर हुई, तो ये कहाँ से हुई है, इसके प्रमाण के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ये मौर्यों के समय पर ही मिलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब इसके बाद में आते हैं कि मौर्य काल में प्रमुख मार्ग कौन कौन से थे, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो मौर्यों के समय प्रमुख मार्ग दो थे महत्वपूर्ण, जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वो कौन कौन से थे, दो मार्ग कौन कौन से थे, एक था उत्तरापथ और दूसरा कौन सा था, दक्षिणापथ। क्या था, एक था उत्तरापथ और दूसरा कौन सा था, दक्षिणापथ। अगर हम उत्तरापथ की बात करते हैं तो ये मार्ग कहां से कहां तक जाता था, तो ये पुरुषपुर से लेकर ताम्रलिप्ति तक जाता था। कहां तक जाता था, पुरुषपुर से ताम्रलिप्ति तक। पुरुषपुर ये कनिष्क की राजधानी थी। क्या थी, कनिष्क की राजधानी थी। और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह ये कहाँ पाया जाता है, ये बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। यानी कि जो उत्तरापथ मार्ग था वो कहां से कहां तक था, तो वो था पुरुषपुर से लेकर ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक था। अब इसके बाद में बात आती है दूसरे नंबर पर दक्षिणापथ की। तो दक्षिणापथ का मार्ग कहां से कहां तक जाता था, तो ये था श्रावस्ती से लेकर के प्रतिष्ठान तक। इसी प्रतिष्ठान को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको पैठन के नाम से जानते थे। किसके नाम से, पैठन के नाम से। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, तो श्रावस्ती पड़ता है यूपी में। और प्रतिष्ठान कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये जो दक्षिणापथ मार्ग था, तो ये दक्षिणापथ मार्ग श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक जाता था। तो हमने क्या जाना कि इस समय जो है जो मौर्य काल में जो सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग कितने थे, वो दो थे। एक उत्तरापथ और दूसरा दक्षिणापथ। जो उत्तरापथ था वो कहां से कहां तक जाता था, तो वो पुरुषपुर से लेकर ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक।
पुरुषपुर पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि कनिष्क की राजधानी थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दक्षिणापथ की, तो दक्षिणापथ कहाँ से, श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक। श्रावस्ती कहाँ है, यूपी में है, और प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब कौटिल्य ने क्या बताया है कि कौटिल्य ने बताया है कि उत्तरापथ मार्ग की अपेक्षा जो दक्षिणापथ मार्ग था वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। कहने का मतलब है कि जो दक्षिणापथ मार्ग था ये बहुत ज्यादा क्या था, अधिक महत्वपूर्ण था। किसकी अपेक्षा, उत्तरापथ मार्ग की अपेक्षा। क्लियर हुआ। तो आई होप प्रमुख मार्गों के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब किसका नंबर आता है कि जो मौर्यों के समय में जो प्रमुख बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे। तो प्रमुख बंदरगाह हमें देखने को मिले हैं 4। वो कौन कौन से हैं, तो आइए हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो अगर हम पहले बंदरगाह की बात करते हैं, एक है बारबेरिकम। कौन सा बंदरगाह है, बारबेरिकम बंदरगाह है। दूसरा कौन सा है, भृगुकच्छ, या फिर इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको भड़ौच के नाम से भी जानते हैं। क्या है, भृगुकच्छ या भड़ौच। ठीक है, ये बारबेरिकम कहाँ पर पड़ता है, तो ये सिंध के मुहाने पर पड़ता है। सिंध के मुहाने का मतलब ये जो आप अगर इंडिया का मैप लें तो इंडिया के मैप का जो ये जो गुजरात का निकला हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है, तो उसके ऊपर का ऊपरी हिस्सा जो है उसको क्या कहा जाता है, सिंध का मुहाना कहा जाता है। तो ये बारबेरिकम बंदरगाह यहीं पर स्थापित था। क्लियर हुआ। और जो भृगुकच्छ या भड़ौच है ये कहाँ पर था, तो ये था गुजरात में। कहाँ पर था, गुजरात में था। इसके बाद में सोपारा या इसी सोपारा को सूरपारक बंदरगाह भी बोलते थे। क्या बोलते थे, सूरपारक बंदरगाह भी बोलते थे। अगर इसकी सिचुएशन पूछते हैं कि ये कहाँ पर था, तो ये था महाराष्ट्र में। चौथा और प्राचीन काल का बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वो कौन सा था, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एंशियंट काल में, एंशियंट में। तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह की अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पर था, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित था। तो सिर्फ और सिर्फ जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर, पूर्वी तट पर स्थित है। बाकी ये जो उपर्युक्त 3 बंदरगाह हैं, बारबेरिकम, भृगुकच्छ या बड़ौच और सोपारा या सूरपारक, ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी तट पर है। ये है ना, ऐसे इस तरह से है ना ये। तो ये सारे यहाँ पर पड़ता है बारबेरिकम बंदरगाह, इस जगह भृगुकच्छ पड़ता है, और यहाँ पर सोपारा, और जो जो ताम्रलिप्त बंदरगाह है वो उसकी सिचुएशन ये है। तो ये पूर्व साइड है ना, तो ये पूर्वी तट होगा। ये पश्चिम साइड है तो ये पश्चिमी तट होगा। तो जो पूर्वी साइड था इस तरफ था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और जो पश्चिम साइड था वो ये 3 बंदरगाह थे जो इसके अंतर्गत आते थे, पश्चिमी तट के अंतर्गत आते थे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम कहाँ पर चलते हैं, हम मौर्य काल में सामाजिक स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मौर्य काल में सामाजिक स्थिति क्या थी, तो जो अगर सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि किसी भी समय की अगर आपको सामाजिक स्थिति का पता करना है तो सबसे पहली चीज आपको ये जानने की आवश्यकता है कि उस समय की जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी। अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी है इसका मतलब वहां का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा है। अगर महिलाओं की स्थिति नहीं अच्छी है, जो महिलाओं के हित की बात नहीं कर सकता है, तो उस समाज को हम कैसे कह सकते हैं कि वो समाज अच्छा है। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो लगभग मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी। वो ठीक क्यों थी, क्योंकि ये महिलाओं के लिए जो पुनर्विवाह और नियोग प्रथा जो है प्रचलित थी, यानी कि अगर विधवाएं थी वो अपना पुनर्विवाह कर सकती थी, और नियोग प्रथा जैसी जो नियोग प्रथा के बारे में भी इनको अनुमति दी गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी सामाजिक जीवन जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति थी लगभग अच्छी थी। अब इसके बाद में सामाजिक जीवन के अंतर्गत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में जो है 7 जातियों का वर्णन करता है। कितनी जातियों का, 7 जातियों का। तो ये 7 जातियां कौन कौन सी थी, तो पहली जो जाति थी वो क्या थी, दार्शनिक थी। कौन सी थी, दार्शनिक थी। तो ये जो दार्शनिक थी, तो इस दार्शनिकों का काम क्या था
कि अगर भविष्य में कोई भी आपदा आने वाली होती थी तो ये लोग जो है पहले ही भविष्यवाणी कर दिया करते थे। तो पहली जाति कौन सी थी मेगास्थनीज की इंडिका में, तो वो दार्शनिक थी। वहीं पर अगर दूसरे नंबर पर कौन थी, कृषक थे। तो कृषकों की संख्या कौन कैसी थी, सर्वाधिक थी। कृषकों की संख्या जो है सर्वाधिक थी। इसके बाद में तीसरे नंबर पर किसको रखा है, शिकारी, अहीर या गडरिया या ग्वाला। ये 4 जातियां थी जो कि इनके जो मेगास्थनीज की इंडिका में तीसरे नंबर की जातियां थी। कौन कौन सी, शिकारी, अहीर, गडरिया और ग्वाला। अब इसके बाद में चौथे नंबर पर कौन थे, तो चौथे नंबर पर शिल्पी थे। पांचवें नंबर पर कौन होते थे, योद्धा होते थे। और छठे नंबर पर कौन होता था, निरीक्षक होता था। इसके बाद में सातवें नंबर पर कौन होते थे, तो सातवें नंबर पर पार्षद या मंत्री होते थे। इनकी संख्या सबसे कम थी, किसकी, पार्षदों की। पार्षदों या मंत्रियों की संख्या जो है सबसे कम थी। अगर ज्यादा संख्या पूछते हैं तो किसकी थी सबसे ज्यादा संख्या, तो कृषकों की सर्वाधिक संख्या थी। अब इसके बाद में कौटिल्य ने क्या किया है कि अपनी जो 7 जातियां बताई हैं, तो इन्होंने क्या है कि चांडालों को किसके इससे अलग रखा है, किसके, कौटिल्य ने चंडालों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र कहा है। चंडालों को इन्होंने शूद्र नहीं कहा है, बल्कि इन शूद्रों से भी इनको अलग रखा है, शूद्रों से भी निम्न कोटि का बताया है। किसने, कौटिल्य ने। अब मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि महिलाओं की स्थिति इस समय में अच्छी थी। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक स्थिति थी मौर्य प्रशासन की, वो बहुत अच्छी थी। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। और जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।